साथियों, मैं सबसे पहले आप सब लोग जो यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हुए, उनका खैर मकदम करते हुए, उनको अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं, आपका सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं बार बार कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान की इस सरजमी की अलग अलग भाषाओं को सीख सकूं, लेकिन यह सरजमी इतनी विशाल है, यहाँ पे इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं कि शायद एक जीवन में तो ये हो नहीं पाएगा, इसके लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपनी बात तेलुगु में नहीं रख सकूंगा, क्योंकि तेलुगु मुझे आती नहीं है। या तो मैं हिंदी में बोलूंगा या मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। आप जिस भाषा में कहेंगे मैं उसी भाषा में अपनी बात को रखूंगा। हाउस मुझे इजाजत दे कि मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं। ठीक है साथियों, మిత్రులారా, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. साथियों, आपकी इजाजत से मैं अपनी बात हिंदी में रख रहा हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे अभी हमारे आयोजक ने कहा कि लोगों को पीछे दिखाई नहीं दे रहा, आप इस पे आ जाइए। हमने कहा हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, बेंच पे क्या, हम तो आसमान में सीढ़ियां लगा देंगे। दोस्तों, और देखने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस देश में अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए उसके खिलाफ बोलने और सुनने की जरूरत है। दोस्तों, आप सब लोग जो यहां ये कार्यक्रम कराए हैं और आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना और हैदराबाद के लोग, इस मिट्टी के लोगों ने जेएनयू के पक्ष में जो आवाज बुलंद किया है, जमहूरियत के पक्ष में जो आवाज बुलंद किया है, साथी रोहित वेमुला के न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई को जो आपने अपना समर्थन दिया है, उसके लिए हम जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से आपके प्रति बेहद शुक्रगुजार हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे मीडिया के साथी, खास करके जो रीजनल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने सच का सच और झूठ का झूठ किया है, दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए भी हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी मैं जब दिल्ली से पहली बार बाहर आया हूं, तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले उस धरती पे चला जाए जहां पर आजाद भारत से पहले एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था, एक लैंड मूवमेंट हुआ था। वो विशाल आंध्रा की धरती है, वो तेलंगाना की धरती है। मैं उसे सलाम करने आया हूं, क्योंकि इसी धरती से साथी रोहित वेमुला पैदा हुआ है, जिसने इस लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करके पूछा है कि क्या आज हजारों साल बाद भी इस समाज में एक दलित को अपने जन्म लेने पे अफसोस कहना पड़ेगा? क्या एक दलित अपना एडमिशन, अपना दाखिला विश्वविद्यालय में पाने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएगा? क्या हम इस आधुनिक समाज में जो हमारा यूनिवर्सिटी है, उसको ब्राह्मणिकल गुरुकुल बनने देंगे, जहां द्रोणाचार्य एकलव्यों का अंगूठा नहीं सर काटते रहे? ये सवाल हमारे सामने छोड़कर गया है साथी रोहित। कल मैं साथी रोहित की मां से मिला था और उनको कहा था कि माता जी, साथी रोहित ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और समाज के अंदर मनुवाद और जातिवाद
जातिवाद को खत्म करके समानता का समाज स्थापित करेंगे। यही हमारी कमिटमेंट है। మిత్రులారా, ఎక్కడెక్కడి నుంచో విచ్చేసిన మీ అందరికీ నా విప్లవాభివందనాలు. నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భాషలు మాట్లాడగలిగే సత్తా నాకుంటే ఎంత బాగుండు అని. కానీ అది జరగాలంటే సుమారు 100 జన్మలు ఎత్తాల్సిన పరిస్థితి. కాబట్టి నాకు తెలిసిన భాషలైన ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ మాట్లాడదలుచుకున్నాను. దానికి ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగులో సపరేట్గా ఉంటుంది. మీ అభీష్టం మేరకు హిందీలో మాట్లాడడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఎంతో మంది యువకులు, పెద్దలు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ప్రాంతీయ మీడియా ఏదైతే జేఎన్యూలో జరిగిన పోరాటానికి మద్దతుగా నిలిచిందో, రోహిత్ వేముల ఆత్మహత్య తరువాత మద్దతుగా నిలిచిందో, అలాంటి ప్రాంతీయ మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిన్న నేను రోహిత్ వేముల తల్లిని కలవడం జరిగింది. అక్కడ ఆవిడికి నేను భరోసా ఇచ్చాను. అమ్మా, మీ అబ్బాయి చేసిన ఆత్మ బలిదానం వృధా పోదు, మేమున్నాం. జేఎన్యూ తరపు నుంచి, దేశంలో ఉన్న అనేక విశ్వవిద్యాలయాల తరపు నుంచి మేమందరం అండగా ఉంటాం. ఆ పోరాటాన్ని మేము కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఆ తల్లికి నేను భరోసా ఇచ్చాను. ఈ ప్రజాస్వామ్య విఘాతకులు ఎంతెంతో పైకి పెద్ద మాటలు చెబుతున్నా ఇప్పటికీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక దళిత విద్యార్థి యొక్క అభ్యున్నతిని చూసి తట్టుకోలేక ఆ దళిత విద్యార్థి మరణానికి కారణం అంటే ఇది ఎంతో బాధించాల్సిన విషయం. ఒకప్పుడు ఉండేటటువంటి ఈ మనువాద సిద్ధాంతాలను ఇప్పటికీ బూజు పట్టిన సిద్ధాంతాలను పట్టుకు వేలాడుతూ ఇలాంటి ఎంతో ఉన్నతమైన శిఖరాలకు అధిరోహించాల్సిన రోహిత్ వేముల లాంటి దళిత విద్యార్థుల యొక్క మృతికి కారకులవ్వడం అనేది ఎంతో బాధాకరం. साथियों, मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके से ट्रांसलेशन करवा के बोलने की आदत है नहीं, और क्रांति और प्यार की कोई भाषा नहीं होती. आप इमोशन समझ जाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूं. इसीलिए मैं अपनी बात को रख देता हूं. बाद में वो मोटी मोटी बात बता देंगे, बाकी छोटी छोटी बात को तो आप खुद ही समझ लेने वाले लोग हैं. क्योंकि जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं वो सिर्फ हमारा भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये मुझे मालूम है. वो यहाँ सिर्फ मुझे देखने नहीं आए हैं, ये भी मुझे मालूम है. क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं. दिल्ली में जो हो रहा है वो विजयवाड़ा में समझ रहे हैं. और लोकतंत्र के ऊपर जो हमला यह सरकार कर रही है, आप उस लोकतंत्र को बचाने आए हैं. इसमें संवाद और देखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें लड़ाई और संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसीलिए मैं बस कुछ बातें आपको कह देना चाहता हूं कि जब हम साथी रोहित वेमुला के न्याय के लिए हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमले को रोकने के लिए और इस देश के अंदर जमहूरियत को जो बचाने की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए सड़कों पर निकले, तो यह सरकार घबराने लगी. और सरकार को लगा कि अगर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हमारे विकास की हवा निकालने लगेंगे, हमसे सवाल पूछने लगेंगे कि मोदी मोदी लिखा हुआ सूट आया कहां से, कौन चाय वाला का बेटा मोदी मोदी लिखा हुआ लाखों का सूट पहनता है. अगर ये पूछने लगे जनता कि मोदी जी आप कहते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, साइलेंट मोड में रहते हैं, हम कहते हैं मोदी जी आप फ्लाइट मोड में रहते हैं, आप फ्लाइट मोड में रहते हैं और जनता को अपने वाइब्रेशन पे छोड़ दिया है. तो मैं कह देना चाहता हूं कि नए मोबाइल में वाइब्रेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. और हम इस देश के नौजवान हैं, हम विद्यार्थी हैं. अगर हम वाइब्रेट करेंगे तो आपकी सरकार वाइब्रेट कर जाएगी. इस बात को आप समझ लीजिए. और ये वाइब्रेशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर शुरू हो गया है. और मजेदार बात यह है कि ये काम हमने अपने मन से नहीं किया है. जब मोदी जी के मन की बात में हमारी मन की बात नहीं हुई तो हमने कहा चलो हम दिल की बात कर लेते हैं. और मोदी जी जब हमारे द्वारा मांगे गए सवाल हैं उसका जवाब नहीं दे पाए
तो हमने कहा कि आपने जो कहा था वही हमको दे दीजिए। आप ही ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। हमने कहा कब आएंगे? 5 साल में आएंगे कि 2019 के बाद दोबारा भी टर्म चाहिए? उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। हम बोले कब कम करेंगे? दाल 200 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा था कि अत्याचार नहीं होगा महिलाओं पे। मोहन भागवत जी कहते हैं महिलाओं को घर से ही नहीं बाहर निकलना चाहिए। हमने कहा कि 2 साल आते आते बुलेट ट्रेन का एजेंडा बदल गया। जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि इस देश में मंदिर से ज्यादा जरूरी शौचालय बनवाना है, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए हैं। लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान की असलियत क्या है कि ये गंदगी खत्म करना चाहते हैं। और इनकी नजर में गंदगी क्या है? इनकी नजर में गंदगी गरीबी नहीं, इनके नजर में गंदगी गरीब लोग हैं। तो हम उनको कह देना चाहते हैं ये वही लोग हैं जिन लोगों से ये मुल्क बनता है, ये वही लोग हैं जिनसे लोकतंत्र बनता है, और ये वही लोग हैं जिनके वोट से सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। अगर आप हमें मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप मिट जाएंगे, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक नायडू जी हैं, उन्होंने कहा विद्यार्थी है पढ़ने का काम करे, राजनीति ना करे। मैंने कहा यही बात अगर वो 30-35 साल पहले बोलते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उस वक्त वो भी विद्यार्थी थे और राजनीति करके आजकल संसद में पहुंच गए हैं। हार जाते हैं फिर भी मंत्री बन जाते हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप राजनीति शौक से करते हैं और हम सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी जरूरत से। हमारी जरूरत को मत ललकारिए, क्योंकि हमारी जरूरत आपके शौक पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हमारी जरूरत इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को लागू कराने की जरूरत है। हमारी जरूरत इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को लागू कराने की जरूरत है। हमारी जरूरत इस देश के अंदर समानता के सिद्धांतों को लागू कराने की जरूरत है। और इस जरूरत को अगर इस देश की 125 करोड़ जनता समझ जाएगी तो याद रखिएगा मोदी जी, जब आप हाथ हिला करके कहेंगे 125 करोड़ लोग, तो 125 करोड़ लोग पलट करके सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए किया क्या? सब्सिडी का सारा पैसा माल्या को दिया, हमारे लिए किया क्या? देश में बजट का 0.5% 60% से ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च होता है, और 60% जो लोग हैं उसको अलावे जो बाकी लोग बचते हैं उनके ऊपर 60% बजट का खर्च होता है। आपने हमारे लिए इस बजट में किया क्या? जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया कि आपको पीएफ का पैसा निकालने पर भी ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप किसी दुकानदार के पास जाइए, रिचार्ज कूपन खरीदिए, और जितने का कूपन होगा उतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद दुकानदार कहेगा कि हम आपको थैंक यू बोले इसलिए 5 रुपया और दीजिए। ये इस तरह की पॉलिसी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कर्मचारियों का पीएफ का पैसा है, अपना पेट काट करके वो पीएफ के अकाउंट में जमा करते हैं, तो वो इनकम कहां से हो गया भाई? जब कोई अपना पैसा अपने मेहनत मजूरी से काट कर जमा करता है तो वो इनकम नहीं है, वो बचत है। और बचत के ऊपर जो आप लूट करना चाहते हैं, ये लूट नहीं चलने वाला है मोदी जी। इस लूट को लोग मानने वाले नहीं हैं। और शायद यही बात है, शायद यही बात है कि विकास की ट्रेन जिसका इंजन 2 साल में फेल हो गया है, वो बुलेट ट्रेन जो चलने से पहले ही बंद हो गया है, शायद यही वजह है कि शौचालय बनाना छोड़कर बीजेपी के एजेंडे में फिर से मंदिर बनाना शामिल हो गया है। शायद यही वजह है कि विकासवाद को छोड़कर बीजेपी के एजेंडे में फिर से राष्ट्रवाद शामिल हो गया है। अच्छी बात है, जो अंग्रेजों को पत्र लिखे, माफी मांगे, अंग्रेजों के लिए जासूसी की, वो अगर आज देशभक्ति की बात करते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है।
लेकिन सवाल भी खड़ा होता है, मन में प्रश्न भी आता है कि आखिर ये 100 चूहे खाकर बिल्ली को हुआ क्या। और जब पता करते हैं तो पता यह चलता है कि हमारे राष्ट्रवाद में, इस देश के 125 करोड़ लोगों के राष्ट्रवाद में और नागपुर में बैठे लोगों के राष्ट्रवाद में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि हाफ पैंट से फुल पैंट होने में सालों लग गए, लेकिन इनके विचार आज तक नहीं बदले हैं। ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भी बनाते तो मान लेते हैं, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे। ये छुआछूत पर आधारित अपर कास्ट के लिए राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि ये राष्ट्र किसी एक जाति का नहीं है, ये राष्ट्र किसी एक धर्म का नहीं है, यह राष्ट्र किसी एक बोली, भाषा, लिंग और क्षेत्र का नहीं है। यह राष्ट्र राष्ट्रों का राष्ट्र है। दिस नेशन इज द नेशन ऑफ नेशंस एंड नोबडी कैन मोनोपोलाइज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। आई वांट टू टेल देम दिस इज द इंडिया and we are the people and the aspiration of our people, that is the nationalism, and we support that kind of nationalism, and we are fighting for to save that kind of nationalism. That is our commitment. मसला ये है कि यह राष्ट्रवाद का विवाद छिड़ा क्यों। टाइमिंग का मसला है। 2017 में उत्तर प्रदेश की चुनाव है, जहां ये 80 में से 73 सीट जीत गए थे। तो इस बार अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे जनता के पास, भाइयों बहनों जब कहेंगे तो भाई बहन कहेंगे कि मोदी जी 15 लाख कहां है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो इस बार एक नया शगुफा छोड़ते हैं, थोड़ा कैंपस के अंदर राष्ट्रवाद खेलते हैं। ये हम भी तैयार हैं। आप मुझे राष्ट्रवाद में फंसाएंगे, मैं आपके राष्ट्रवादी विमर्श को रोटी पे ले जाकर के खत्म कर दूंगा। आप मुझे राष्ट्रवाद में फंसाएंगे, मैं आपके राष्ट्रवाद को लोगों की डिग्निटी के सवाल पे ले जाकर के खत्म कर दूंगा। क्योंकि राष्ट्र लोगों से बनता है और लोगों के लिए रोजी रोटी और उनके बुनियादी अधिकारों की बात करना, उनके आत्मसम्मान की बात करना, उनकी डिग्निटी की बात करना देशभक्ति है। और हम उस देशभक्ति के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं और हम उस देशभक्ति के पक्ष में खड़ा हुए हैं। रोहित वेमुला ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसने कहा कि वाइस चांसलर साहब, जब भी कोई दलित एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको पोटेशियम साइनाइड दे दीजिए, उसको एक प्यारी सी रस्सी दे दीजिए कि जब वो अंबेडकर को पढ़े और उसके मन में जाति उत्पीड़न के खिलाफ विचार आए, तब वो या तो पोटेशियम साइनाइड खा करके अपना जान दे दे या रस्सी गले में लगाकर फांसी पे झूल जाए। ये पत्र रोहित वेमुला ने लिखा। हम साथी रोहित को कहना चाहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड भी लेंगे, रस्सी भी लेंगे, लेकिन खुद नहीं झूलेंगे। ब्राह्मणवाद को झुलाएंगे, जातिवाद को झुलाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और साथी रोहित, तुमने जो रास्ता दिखाया है, इस देश के अंदर जो जातिवादी परिस्थितियां कैंपस के अंदर हैं, उसको लेकर उस लड़ाई को हम आगे चलने वाले हैं। और उस लड़ाई में हम ये मांग करते हैं कि कैंपस के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरे तरीके से समाज से खत्म किया जाए और यूनिवर्सिटी कैंपस से खत्म किया जाए। साथ ही साथ बार बार आजकल एक शब्द निकलकर सामने आ रहा है कि इस देश के अंदर जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी आजकल ठीक से पढ़ते नहीं हैं। हमने कहा कैसे ठीक से पढ़ेंगे? वैसे लोगों की जिम्मेवारी आपने विद्यार्थियों को दे दिया है जो कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं गए हैं। ऐसी हालत में अगर आप जिम्मेदारी विद्यार्थियों का फिक्स करना चाहते हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम शौक से सड़क पे नहीं उतरना चाहते,
हम चाहते हैं कि किताब लेकर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करें। संसद में बैठकर आप काम करें ना करें, लाइब्रेरी में बैठकर हम अपना काम करना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे सीमा पे जवान राइफल लेकर हमारे देश की सुरक्षा करता है, जैसे इस देश का किसान बिना जाड़ा गर्मी का परवाह किए खेतों में फसल को उपजाता है, जैसे मजदूर कल कारखानों में जाकर मेहनत मजूरी करता है, जैसे आप सब लोग जो आपका प्रोफेशन है उसको पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारे नजर में यही देशभक्ति है और हम भी विद्यार्थी होने के नाते अपनी पढ़ाई को ठीक से करना चाहते हैं। हमारे लिए यही देशभक्ति है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो हमें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? कि एक दलित जब कैंपस के अंदर आएगा, एक गरीब किसान का बेटा जब कैंपस के अंदर आएगा, तब वो पढ़ करके इस बात को समझेगा कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं होना चाहता। पीएम का बेटा पीएम होना चाहता है तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं होना चाहता है। राष्ट्रपति जी का बेटा राष्ट्रपति होना चाहेगा तो प्यून का बेटा प्यून क्यों नहीं होना चाहता है। जब इस शोषण को वो समझता है तो उस शोषण के खिलाफ बोलना शुरू करता है, और जब वो बोलता है तो कुछ लोगों की सत्ता हिलती है, और जिनकी सत्ता हिलती है वो कहते हैं शट डाउन जेएनयू। हम उनको कह देना चाहते हैं कि जेएनयू आपके खैरात से नहीं चल रहा, जेएनयू आपके आशीर्वाद से नहीं चल रहा, जेएनयू इस देश के लोगों के पैसे से चल रहा है और उनका बच्चा जेएनयू में पढ़ेगा। जितना ये देश अमीरों का है उतना ही ये देश गरीबों का भी है। और जेएनयू के अंदर 120 रुपए में अगर पढ़ाई होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन लोग उसमें पढ़ते होंगे। और जेएनयू पे जब हमला किया गया है तो क्यों हमला किया गया है, इस बात का भी आप अंदाजा लगाइए। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां 65% लड़कियां पढ़ती हैं और हक से कहती हैं कि पितृसत्ता से हमको आजादी चाहिए, बाप और भाई के अननेसेसरी रोक टोक से हमको आजादी चाहिए। इसीलिए जेएनयू है। और ये जो मोहन भागवत के चेले हैं जो कहते हैं महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको मिर्ची लगने लगती है। और उनके जो चेले चपाटे हैं वो कहते हैं कि हमारे देश में कैंपस में राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही है। मैं कहता हूं इस देश में सबसे बड़ी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर कहीं होती है तो पॉलिसी मेकिंग रूम में होती है, जब गरीबों का पेट काट करके अमीरों को सब्सिडी दे दिया जाता है। हमको दीजिएगा तो सब्सिडी और उनको दीजिएगा तो इंसेंटिव नहीं चलेगा। सब्सिडी हमारा हक है, हम लेंगे, और जिनको इंसेंटिव देकर आपने भगाया है उनका भी सवाल आपसे पूछेंगे। और जब सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं राजनीति करता है। नहीं मोदी जी, आप ही कीजिए, इसी में आप बेहतर हो सकते हैं। हम तो विद्यार्थी हैं, हम पढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन आप हमको पढ़ने कहां देते हैं। कौन कहा था, किससे पूछकर हमारा वजीफा बंद कर दिए। यह बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनको 5,000 और 8,000 रुपया वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। या जब नई अच्छे दिन की सरकार आई तो इनका पहला फरमान था कि शिक्षा के बजट को 17% घटा दिया जाए। 17% बजट कट किया गया हायर एजुकेशन के अंदर। और उसकी पहली मार किसके ऊपर पड़ी? हमारे सर यहां बैठे हुए हैं, इनका तो 7th पे कमीशन लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में ये भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार आज इनके पीएफ पे हमला बोली है, कल मूल वेतन पे हमला बोलने वाली है। यह सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो पहला हमला हम विद्यार्थियों पे हुआ, हमारा वजीफा बंद कर दिया गया। और जब वजीफा बंद हुआ तो उसको लेकर हम संघर्ष